राहुल सांकृत्यायन 9 अप्रैल 1993, 14 अप्रैल 1963, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृतांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपाद का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियों और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी भीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बात भी। वहां जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और में औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लांग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पक्का देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग को बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह मूलों से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय ममकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, तो एक आदमी दरी मांगने आया। हमने ये दोनों बिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम पोइला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहां भी घूमती के जान पहचान के आदमी थे और पिखमगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते सीटे थे और नियम नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त पीकर चहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट ठांदाथोला पार करना था। ठाई तिब्बत में सबसे खारे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण इनके दोनों तराक मीलों तक कोई गांव गिरौब नहीं होते। नाहियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं सकता। ठाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर यूं हो जाए, तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। लेकिन इन विनंत स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहां ग्याह भी तो कोई नहीं मिल सकता। हरकत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहां लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। ठाकुर यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल मोडला के पाम खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे से और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दर्श दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान सार कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाधे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाधे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहां बर्फ की साहेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांदे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े को झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। पढ़ाई हो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे बलते लगेगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रखा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं योनित्वक्स्तों की सहे अपने पोढ़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ों आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा।
4-5 बजे के करीब में गांव से मीलसर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कहीं के डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्रा, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जिवनी जल्दी गुस्सा आता था, उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहां भी उनके अच्छे यजमान थे। अब हम तिहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिखरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिड़ी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, गह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना उसमें भले ही गंडे बांट थे, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिलिया। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा या, लेकिन अब 10-11 बजे की तेल में बलना पड़ रहा था। तिब्बत को धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि आई से भी मोरे कपड़े से सिर को डांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज को और मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कथा बल हो रखा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीन्हें लादी, यंता हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिश्री में भी थे, लेकिन यह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शंकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बेटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों, विहारी के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ बनती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बंगार में मिल जाते हैं। खेती का इनाम देखने के लिए वहां कोई भिड़ू भेज जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। रोकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहां एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंदुर, बुद्धवचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पंथियां रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थीं। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नम्मसे से विदाई लेकर चल पड़े।